तो बाजार में हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे का ही कारोबार हो रहा है और निफ्टी 25,000 के आसपास घूम रहा है। जो शेयर है उनकी रेंज बहुत सीमित है और उसके चलते आपको इंडेक्स में मूव नहीं दिखेगा। रिलायंस आप देखेंगे 10-12 रुपए की रेंज में है, इन्फोसिस 10-12 रुपए की रेंज में है, एचडीएफसी बैंक में जैसा कि डिम्पी बता रहे थे 5 से 7 रुपए की रेंज है। सवाल यह है कि क्या बाजार यहां से चलने के लिए तैयार है? आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? इस पर एक बड़े मेहमान से बातचीत करेंगे और हमारे साथ आज हैं कोटक एएमसी के नीलेश शाह। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत करेंगे आपका 18 हाउस स्वदेश पर। नीलेश जी, निफ्टी 25,000 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है और जो ट्रिगर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं। यूएस फेड की तरफ से जो क्यू आना था वो आ गया है, अब अगली पॉलिसी पर फोकस शिफ्ट हो गया है। सर, आप जरा गाइड कीजिए कि बाजार की दिशा यहां से आपको क्या दिख रही है और एक अगर जो निवेशक है उसकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए? मार्केट इस वक्त सारी चीजों को बड़े ऑप्टिमिज्म से देख रही है। यूएस फेड ने 18 महीने से रेट नहीं काटे, बट मार्केट यही सोचता रहा कि आज नहीं तो कल फेड रेट जरूर काट लेगा। अब लग रहा है कि मार्केट की वो उम्मीद खरी हो रही है। मिडिल ईस्ट में टेंशन है, लेकिन ऑयल के दाम काफी सबड्यूड है, कंट्रोल्ड में है। तो अगेन मार्केट वहां से कॉन्फिडेंस लेता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडिया को एडवर्सली इंपैक्ट नहीं करेंगे एनर्जी सप्लाई में या ऑयल के दामों में। कोलिएशन गवर्नमेंट आई, बट जिस तरह से सरकार काम कर रही है, मार्केट ये विश्वास लेके बैठा है कि ये सरकार पांच। एंड फाइनली जो कॉर्पोरेट नतीजे हैं वह भी काफी अच्छे आ रहे हैं। पहला क्वार्टर थोड़ा अनुसार एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया, सबड्यूड थे नंबर्स, बट उम्मीद है कि आने वाले 3 क्वार्टर्स में वो कवर कर लेंगे। तो ये कह सकते हैं कि मार्केट इस वक्त सारी चीजों को बड़ी उम्मीद से देख रहा है। एंड जहां पे कुछ चीजें नहीं होती है वहां पे यही उम्मीद कायम रहती है कि आज नहीं तो कल ये हो जाएगा, ये क्वार्टर नहीं तो अगले क्वार्टर हो जाएगा, और इसीलिए मार्केट में बढ़ोतरी दिख रही है। ऑलराइट, नमस्कार नीलेश जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। देखिए, आपने हमें समझाया है तो ज़रूर कि क्यों मार्केट्स में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है, पर नीलेश जी, एक इन्वेस्टर के तौर पे जब भी मार्केट में इस तरीके की तेज़ी आती है, हमेशा एक इच्छा हो जाती है कि क्या यहाँ से मार्केट पलट ना जाए, क्या मेरे प्रॉफिट्स चले ना जाएं। तो ऐसे में एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, और एक आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरीके की थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5 से 10 साल अगर पोर्टफोलियो रखा है, 30% के आसपास अगर हम उनके प्रॉफिट मांगे, तो क्या ये सही समय है प्रॉफिट बुक करने का, या फिर अभी प्रॉफिट बुक करने से बचे? बाकी जो कंसेंसस व्यू आ रहा है कि बने रहें बाजार में और भी प्रॉफिट्स आपके बढ़ सकते हैं, तो ऐसे में एज एन इन्वेस्टर जो है किस तरीके से प्लेस करना है आपको? अगर आप हर ऑल टाइम हाई लेवल पे मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लेते थे, तो 100 का सेंसेक्स आज 80,000 पे पहुंचा है। कितनी हाई उन्होंने अचीव करी होगी। आप अगर हर लेवल पे निकलते जाते तो कहाँ पैसा बनता। मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे इसलिए प्रॉफिट बुक करना ये सरासर गलत है। अगर वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई लेवल पे है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बट वैसी हालत नहीं है। नंबर 2, अपने असेट अलोकेशन पे ध्यान दीजिए। आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है? अगर आपने कोविड के समय में खरीदारी करी तो आप एग्रेसिव रिस्क टेकर हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। और अगर आपने माल बेच दिया कोविड के समय में डर के मारे तो आप बहुत कंजर्वेटिव निवेशक हैं। एक बार रिस्क प्रोफाइल तय हो जाए, बाद में आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तय करिए। 6 महीने में पैसे चाहिए कुछ चीजों की खरीदारी के लिए, तो आज ही रिडीम कर दीजिए, 6 महीने की राह मत देखिए। अगर आपको 25 साल बाद रिटायर होना है तो फिर आपको आज प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है इक्विटी में से।
आपको तो अभी बड़ी लंबी सफर तय करनी है। ये रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये दोनों के मिश्रण से आपको पता चलेगा कितना पैसा आपको इक्विटी में रखना चाहिए, कितना पैसा रिस्क एसेट्स में रखना चाहिए। अगर आप ओवर इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए, अगर अंडर इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेश करिए। सो मार्केट कहाँ पहुंचा, मार्केट का वैल्यूएशन कहाँ है, उससे ज्यादा अपने गिरेबान में जाके मेरी रिस्क प्रोफाइल क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या है। ठीक है। नीलेश भाई, दो और सेक्टर की चर्चा चल रही है और ये है आईटी और फार्मा। अगर हम इंडेक्स के वेट के लिहाज से देखेंगे तो बड़े क्रूशियल भी हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये पहले चले नहीं थे इसलिए अब चल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के वैल्यूएशन भी ठीक हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट भी उनके फेवर में है। क्या ये बातें आपको ठीक लग रही हैं और इन दोनों सेक्टर में क्या कोर पोजीशन अपनी बढ़ा लेनी चाहिए अभी? फार्मा सेक्टर को अगर देखें तो वाइल उसे एक आप सेक्टर कहते हैं, वहां पे हर कंपनी की फितरत अलग अलग है। कुछ कंपनीज है जो सिर्फ बल्क ड्रग्स बनाती है, कुछ कंपनीज है जो फॉर्मुलेशन बनाती है उन बल्क ड्रग्स को लेके, कुछ कंपनी है जो खुद की रिसर्च करके नया फॉर्मुलेशन डिस्कवर करती है, कुछ कंपनीज है जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है, कुछ कंपनी है जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स मार्केट दोनों में कवर करती है, कुछ हॉस्पिटल फील्ड में है, कुछ पैथोलॉजी फील्ड में है। कहने को तो ये सारा फार्मा सेक्टर बनता है, बट हर कंपनी का स्टॉक उसकी फितरत के अनुसार चलेगा। दूसरी चीज, फार्मा सेक्टर में कई बार कॉल लेना मुश्किल होता है। कंपनीज ने फॉर्मुलेशन की रिसर्च करनी चालू की, कब सक्सेसफुल होंगे, कितने होंगे, क्या होगा, कहना मुश्किल है। कंपनीज की प्लांट के ऊपर एफडीए की कब नोटिस आ जाए, अगेन कहना मुश्किल है। कंपनीज ने एएनडीए फॉर्म्स फाइल किए, किसको अप्रूवल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये भी कहना मुश्किल है। तो फार्मा सेक्टर में जब भी आप निवेश करें तो एक पोर्टफोलियो बना के निवेश करिए। सारा पैसा एक कंपनी में लगाने की जगह पे अलग अलग प्रकार की कंपनी में लगाइए जो भिन्न भिन्न क्षेत्र को कवर करती है। दैट स्ट्रैटेजी आपका रिस्क भी कम करेगी एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से रिटर्न भी थोड़ा कम होगा, बट वो बेहतरीन होगा। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आज एक डिसरप्शन कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी क्षेत्र को डिसरप्ट कर रहा है। एक बंदा नॉर्मल तरीके से खेले और दूसरा आयरन मैन का सूट पहन के लड़े तो ऑब्वियसली आयरन मैन के सूट पहनने वाले बंदे की जीतने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। सेम चीज आप देखिए टेक क्षेत्र में, जो कंपनीज एआई के टूल्स यूज करके अपने क्लाइंट के लिए सस्ता, सुंदर, टिकाऊ सॉल्यूशन दे पाएगी, वह आगे के जमाने में आपको रिटर्न दे पाएगी। सो टेक में आप बॉटम अप जाइए, फार्मा में आप पोर्टफोलियो अप्रोच करके जाइए। दोनों सेक्टर में हमें लगता है आने वाले 2-3 सालों में मार्केट से ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है नीलेश जी, अब आखिरी में आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल किन सेक्टर्स से परहेज करके चले वही बेहतर रहेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हाल फिलहाल हावी हो रही है। आपसे समझना चाहेंगे कहां पे आपको लगता है कि वैल्यूएशंस की थोड़ी सी दिक्कतें हैं, महंगे वैल्यूएशंस है फिलहाल। मतलब बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा कि किस गलतियों को नहीं दोहराए। एक जिस क्षेत्र में, जिस कंपनी में फ्लोटिंग स्टॉक कम है, बाजार में माल कम है और वैल्यूएशन ज्यादा है, उस क्षेत्र को, उस कंपनीज को अवॉइड करिए। कुछ बैंक है जो एफएमसीजी कंपनी के वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हैं। बैंक्स कभी एफएमसीजी कंपनी जितना आरओई नहीं कर पाती, लेकिन फ्लोटिंग स्टॉक 2%, 5%, 7% बाजार में है, इसलिए उनका वैल्यूएशन इतना महंगा है।
तो वो सारे स्टॉक्स जहां पे वैल्यूएशंस महंगे हैं क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है बाजार में, उनसे परहेज करिए, उनसे दूर रहिए। दूसरा जो एक क्षेत्र है कि जहां पे वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड ग्रोथ से बहुत आगे है, कुछ कंपनीज है जो 2074 के आगे के सिनारियो को डिस्काउंट कर रही है। आने वाले 50 साल में क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा ये हम आज कैसे अंदाजा लगा पाएंगे। तो जब कंपनी की वैल्यूएशन उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ से बहुत ऊपर चली जाती है, वहां पे भी परहेज करना चाहिए। आज कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ क्षेत्र है जहां पे हमें इस प्रकार के विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं। ठीक है नीलेश भाई, दो चीज़ें आपने कही। एक तो जहां पर फ्लोट कम हो, जिन शेयरों में ज़्यादा लिक्विड ना हो, उनसे दूर रहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जहां पर वैल्यूएशन हाई हो गए हों, उनसे दूर रहने की सलाह है। और वो सेगमेंट भी आपको नीलेश भाई ने हाईलाइट करके बता दिए। नीलेश सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों का भी मार्गदर्शन करने के लिए।